नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। किरेन रिजिजू बोले राहुल ने पीएम मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगाए। खारिज हो सकता है ओम बिरला के खिलाफ भेजा गया नोटिस। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में कई खामियां। योगी सरकार ने पेश किया 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा योगी सरकार की विदाई वाला बजट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू। हुमायूं कबीर बोले रोक सको तो रोक लो। अमेरिका इजरायल के बीच बड़ी बैठक। पाकिस्तान ने अमेरिका पर लगाए आरोप। ख्वाजा आसिफ बोले अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। खबरों में सबसे पहले बात संसद की, क्योंकि राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर कहा पीएम मोदी ने देश को बेच दिया, जिसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की बहस हुई और राहुल गांधी के खिलाफ अब विशेषाधिकार हनन नोटिस लाया जाएगा। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी बार बार बस एक ही बात को दोहरा रहे हैं। राहुल इन आरोपों को साबित करे। उन्होंने राहुल के आरोपों को बेसलेस बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बिना नोटिस दिए हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाए गए। राहुल गांधी सिर्फ वाइल्ड हो रहे हैं, जबकि उसके किसी भी आरोपों में दम नहीं है, क्योंकि वो आरोपों को साबित नहीं कर पा रहे हैं। सर, अब राहुल गांधी का क्या होगा? भाई, राहुल गांधी का क्या होगा? जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 बजे तक का टाइम दिया गया था कि जो आरोप आपने आज लगाए, कई सारी चीजें, चाहे वो एप्स्टीन फाइल के मसले को लेकर के हो, चाहे वो डील को लेकर के हो, किस तरीके से हमने अपने तमाम डाटा को अमेरिका के सुपुर्द कर दिया, ये जो तमाम जो आरोप उन्होंने लगाए उनको सब्सटेंशिएट करने के लिए कहा गया है। आप नेता प्रतिपक्ष है, पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी अनर्गल प्रलाप आप नहीं कर सकते। अगर आप कुछ बात कहते हैं, खास करके आरोप किसी चीज़ पे लगाते हैं, तो उसको ऑथेंटिकेट भी करना होता है। यही गलती जो कुछ दिन पहले उन्होंने किया कि वो जनरल नरवणे की किताब को कोट करना चाह रहे थे, लेकिन वो उसको कंफर्म करने के लिए कि ये किताब है, पेज नंबर ये है और यहाँ हम सदन में रख रहे हैं। आप बिल्कुल ही बिना तथ्यों के आधार पे आप कुछ भी बोलेंगे, किसी आर्टिकल में कुछ भी छपाए, उससे मतलब नहीं है। पार्लियामेंट में वॉट एवर यू स्पीक, ये ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाता है। इसलिए आप देखिए कि शब्दों को बीच में हटाया जाता है, जोड़ा जाता है। तो आज आपने हरदीप पुरी का नाम ले लिया, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में पूछ डाला और भी बहुत सारी चीजें आपने की, तो आपको कहा गया कि भाई आप अब इसको सब्सटेंशिएट कीजिए। अभी तक उन्होंने किया नहीं है, तो उसका मतलब है कि इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। और दूसरी चीज, आप पॉलिटिक्स ऑफ डिसरप्शन कर रहे हो, तो जवाब कौन देगा? आप पार्लियामेंट नहीं चलने देते हो, महिला सांसदों को भेज देते हो कि प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक कर दो जाकर, आपको जो मनाता है वो आप बोलना चाहते हो। कोई क्लब नहीं है ना। तो राहुल गांधी इस बार बहुत बुरे फंसे हैं, क्योंकि जिस तरह के अनर्गल आरोप उन्होंने लगाए, अगर वो सब्सटेंशिएट नहीं कर सकेंगे तो एक बहुत बड़ी मुश्किल में राहुल गांधी फंस जाएंगे। जी, चलिए अब बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। दरअसल विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया, लेकिन इस नोटिस में कई खामियां नजर आ रही हैं। नोटिस में 4 बार फरवरी 2025 की घटनाओं का जिक्र किया गया है। इन गलतियों की वजह से सदन के नियमों के मुताबिक नोटिस खारिज भी किया जा सकता है। और इससे पहले जब नोटिस लोकसभा सचिवालय को मिला तो उसमें साल 2026 की जगह 2025 लिखा था, जिसके बाद उसे सही किया गया और अब कई और खामियां नोटिस में नजर आ रही है। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो जानकारी हमारे पास है वो ये कि ओम बिरला साहब ने कहा कि भाई ठीक है, डेट गलत है, फॉर्म में कुछ त्रुटियां हैं, फिर भी उसको चलने दो। ये शौक भी ये लोग पूरा कर लें कि आप अविश्वास नोटिस जो है उसको करेक्ट करने के लिए भेज दिया। भाई करेक्ट करके दो, क्योंकि इसमें कुछ होना नहीं है, इसमें कुछ होना नहीं है और इसके बाद एक्शन होना है। आप ओम बिरला को टारगेट कर रहे हो,
आप ये कह रहे हो कि प्रधानमंत्री मोदी जब जब डरते हैं स्पीकर को आगे कर देते हैं, तो स्पीकर के चैम्बर में आप चले जाएंगे, गाली गलौज करेंगे। यही किरण रिजिजू ने आज बताया कि ऐसी ऐसी गालियां पार्लियामेंट के अंदर, उनके चैम्बर के बाहर कांग्रेसी सांसद दे रहे थे, जिसका सार्वजनिक तौर पे उल्लेख भी नहीं किया जा सकता। और वहां केसी वेणुगोपाल और प्रियंका वाड्रा, ये दोनों वहां पे तमाशाबीन थे और इनकरेज कर रहे थे कि और चढ़ाई कर लो। ये आपकी संसदीय परंपरा है। तो ये जो एक तो नॉन सीरियसनेस, जब ये राहुल गांधी के सबसे बड़े रणनीतिकार और गांधी परिवार के सबसे क्लोज ये मोदी को बोटी बोटी करने वाला इमरान मसूद हो जाएगा, तो इसका मतलब तो ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों को आपने साइडलाइन कर दिया, सारे गंवारों को जो आपने आगे कर दिया, जो एक लेटर भी ठीक से ड्राफ्ट नहीं कर सकते। आप बनेंगे प्रधानमंत्री, आप बनेंगे एलओपी। जब ये छोटी छोटी चीजों को आप तय नहीं कर सकते, इस तरह की जो है बिल्कुल मूर्खतापूर्ण गलतियां आप करोगे, तो फिर ये तो मौका मिलेगा ही सरकार को। तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, ये जो आपने स्पीकर को निशाना साधा है, तो क्योंकि वो उनके पास संख्या है नहीं, होगा कुछ नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ये गाली गलौज होगा, हंगामा होगा, और जब वोटिंग का समय आएगा ये रन छोड़ करके भाग जाएंगे, मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे राहुल गांधी समेत सारे उनके लोग। तो ये मुझे लग रहा है कि एक अनदर लो जो राहुल गांधी अपनी राजनीतिक जो विरासत जो तैयार कर रहे हैं, उसमें ये सबसे छोटा, सबसे निचला स्तर की राजनीति आप देख रहे हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9,12,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है, जो पिछले साल की तुलना में तकरीबन 12.9% ज्यादा है। यूपी सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में छात्राओं के लिए स्कूटी योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, युवाओं के लिए रोजगार और स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय समेत कई बड़े ऐलान किए गए हैं। मुफ्त बिजली योजना का भी जिक्र किया गया है। साथ ही किसानों के लिए ये बजट 11,000 करोड़ का रखा गया है। वहीं बजट पर विपक्षी पार्टियों और अखिलेश यादव का कहना है कि ये यूपी सरकार की विदाई वाला बजट है, इसके बाद बाबा विधानसभा में नहीं होंगे। पूरा यूपी सर इस बजट की सराहना कर रहा है, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि ये बेसलेस है। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अखिलेश यादव इस बजट के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात कैसी कर रहे हैं आप बजट में त्रुटि निकालिए, आंकड़ों में त्रुटि निकालिए, सरकार का जो फोकस एरिया है उसको आप गलत साबित कीजिए। आप ये बताइए कि गरीबों के लिए कुछ नहीं है, कैसे गरीबों के लिए कुछ नहीं है वो आप एक्सप्लेन कीजिए। तो क्या होता है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। व्हाट ही इज डूइंग, इनको बीमारी लग गई है राहुल गांधी की, बफूनरी की, मस्खरापन की, कि बाबा जी की आखिरी बजट है। अरे बाबा, आप 2016-17 में आपकी सरकार गई, वो बजट कितने का था? 3.46 लाख, 3,86,000 करोड़ का बजट था वो, यही था ना। अभी ये कितना बड़ा बजट है? ये 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। भाई इतना जो तिगुना के आसपास कर देना, ये मजाक लग रहा है? भाई आपके पाकिस्तान से बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का अकेले, बांग्लादेश से दुगना तिगुना है, नेपाल से 8 गुना है, अपने आप में एक देश है। और क्या फोकस है? फ्यूचरिस्टिक। वो बात कर रहे हैं एआई की, बाबा बात कर रहे हैं, भाई बाकी सारी चीजें तो जो नॉर्मल है कि गरीबों के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे है ही, वो तो जा ही रही है। लेकिन किस तरह से वहां पे पूरा डिजिटल डाटा का एक हब यूपी में बनेगा, ये सारी चीजें ये छोटी मोटी है। तो एक अच्छे बजट की सराहना भी की जानी चाहिए। हाँ, कुछ त्रुटियां होगी तो आप उस त्रुटि को ही आप जो है आगे लेकर, वो कंस्ट्रक्टिव। अब आप
शुरू हो जाएंगे कि अब बेकार है बजट, इसमें कुछ नहीं है, ये बाबा का आखिरी बजट है, ये विदाई बजट है। तो विपक्ष का जो क्रेडिबिलिटी है वो इसी तरह के वक्तव्यों की वजह से जनता की नजरों में खत्म हो रही है। क्रिटिसिज्म करना था तो आपको प्रॉपर तरीके से आंकड़ों के साथ बैठ के आप क्रिटिसाइज करते तो लोग आपको सराहते भी। जी, चलिए अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत हो गई है, जहां हुमायूं कबीर के साथ 1200 लोगों ने कुरान पढ़ी। हुमायूं कबीर ने कहा जो बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं वो पीछे हट जाए। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की इबादत के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमें रुकना नहीं है, और एक मुसलमान होकर मैं मस्जिद बना रहा हूं, ये छोटा योगदान है, लेकिन सभी मुसलमान इसको लेकर एकजुट हो। योगी के उस बयान पर कहा कि कयामत का दिन नहीं आने वाला, बाबरी दोबारा नहीं बनेगी। इस पर हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी, रोक सको तो रोक लो। योगी के बयान पर हुमायूं कबीर का बयान सामने। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये विवाद जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। हुमायूं कबीर मस्जिद बनाने का उनका अधिकार है, वो बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्मस्थल को अपने पैसे से बना सकता है। दुविधा ये है कि आप उसका नाम बाबरी रख रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये बाबरी रखना जो है ये हिंदुओं को चढ़ाने, हिंदुओं को अपमानित करने जैसा है। बाबर कौन है तुम्हारा, क्या रिश्ता में लगता है? तुम उसके खानदान से हो जो अपने दादा जान के नाम पे जो है तुमने मस्जिद के नाम जो है बाबरी रखी है। ये जहरीले लोग हैं, ये समाज में जहर फैलाएंगे और इसलिए इसका विरोध होना जरूरी है। लेकिन वो कर रहे हैं राजनीति, और हुमायूं कबीर अब दोनों साइड से फंसने जा रहे हैं। ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि हुमायूं कबीर ये मुसलमानों में बहुत पॉपुलर होता चला जा रहा है, और ये भी अनोखी बात है कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से बड़े बड़े मौलवी मौलानाओं को हुमायूं कबीर के इस पूरे पहल के ऊपर उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए था। लेकिन सब चुप है, सब राजनीति करते, सब ये सेकुलर मौलाना ये सब मुसलमानों के वोटों के सौदागर हैं। माल खाना, लिफाफा लेना और पॉलिटिकल पार्टीज की दलाली करना, ये देश के मौलवी मौलानाओं का चरित्र बन गया है। अदरवाइज दे वुड हैव सेड कि ये मस्जिद बनाओ लेकिन इसका नाम बाबरी मत रखो, कोई और रखो। लेकिन ये चीज नहीं हो रही है। तो ये चूंकि प्योर एक पॉलिटिकल एजेंडा है हुमायूं कबीर का, तो ममता बनर्जी ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। उसके करोड़ों रुपए की संपत्ति सीज कर ली है, उसके दामाद के ऊपर केस कर दिया है, कुछ दिन पहले उसको बेटे को हिरासत में ले लिया गया था। तो अभी ये पूरी तरीके से राजनीतिक खेल चल रहा है। लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा, बाबर के नाम की अब कोई मस्जिद इस देश में नहीं होगी, ये हिंदुओं को तय करना होगा। जी, तब बात अमेरिका, इजराइल और पाकिस्तान की, क्योंकि एक तरफ जहां इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में एक बड़ी बैठक हो रही है। ट्रंप और नेतन्याहू की गाजा युद्ध विराम, ईरान और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई, और ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू की 7वीं यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। वह दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका को लेकर कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने फायदे के लिए टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह बात पाकिस्तानी संसद में कही। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान ने कभी इतिहास से सबक नहीं सीखा, इसलिए पाकिस्तान के ऐसे हालत हुए हैं। तो आखिरकार पाकिस्तान को ये बात समझ में आ ही गई कि अमेरिका के लिए एक टॉयलेट पेपर से अधिक कुछ भी नहीं है पाकिस्तान। देखिए, वो टॉयलेट पेपर उन्होंने कहा नहीं, पहले कहा नैपकिन, फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। वो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि नैपकिन नहीं, टॉयलेट पेपर। अब टॉयलेट पेपर का क्या इस्तेमाल होता है, यही तुम्हारी औकात है पाकिस्तान की। दिस इज व्हाट यू आर। थैंक गॉड यू रियलाइज्ड इट एंड यू हैव सेड इट ऑन रिकॉर्ड। अब ये पार्लियामेंट की कार्रवाई में कि पाकिस्तान एक टॉयलेट पेपर मुल्क है, ये वहाँ की कार्रवाई में ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया। एक बात। दूसरी चीज, अभी आपको क्यों याद आ रहा है, अभी आपने ये बात क्यों कही? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आपको गच्चा दे दिया। उधर इजराइल और अमेरिका बैठ के तय कर रहा है कि गाजा का क्या करना है। पूरे गाजा पे तो कब्जा कर लिया ईरान ने, इजराइल ने, और अब
उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल को सौंपा जाएगा और बाकी का हिस्सा वहां ट्रंप जो है वहां पे पार्क बनाएंगे, रेजिडेंशियल हाउसेस बनाएंगे, वहां पे क्लब्स बनेगा। और जो हॉलीडे जैसे मलेशिया, फुकेट, दुनिया भर के लोग जहां हॉलीडेज बनाने जाते हैं, कसिनो, डांस, बार, सारी चीजें ये गाजा की धरती पे बनने वाली है। और अफसोस इस बात का कि गाजा के लोग ओरिजिनल जो वहां के गाजा में रहने वाले जो फिलिस्तीनियन हैं वो उधर जाना अलाउड नहीं होगा उनका। ये प्लान बन रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि गाजा का स्वरूप बदल देंगे। और इसके लिए पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें होगी, अपना आर्मी भेजो। आपको फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। ट्रेड डील हिंदुस्तान के साथ हो गया, हिंदुस्तान के साथ ऐसा ट्रेड डील हुआ है कि पाकिस्तान मर गया, बांग्लादेश तबाह हो गया, बांग्लादेश की इंडस्ट्री चौपट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान चुप रहकर भी, बिना फोन किए हुए, बिना डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज की पैरवी किए भी, हमने जो चाहा वो अमेरिका से हमने पा लिया। और जब हिंदुस्तान और अमेरिका फिर से एक साथ हो गए तो आपको क्या किया? टॉयलेट पेपर की तरह जो है डस्टबिन में डाल दिया। ये होना ही था। अब अच्छी बात यह है कि ये मुनीर को समझ में आना चाहिए कि अब उनके खिलाफ वहां की सरकार अब खड़ी हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।